जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह होने वाले री एग्ज़ाम 2024 के लिए यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे और ये 28/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये होने वाले यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो सही समास वाला विकल्प को पहचानना है। तो दिया गया है मुद्रा, मुद्रा दिया गया है इसमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा चक्रधर होगा। तो मुद्रा जो इसमें राइट आंसर होगा चक्रधर होगा, चक्रधर, जो कि उस समय ये क्वेश्चन को आयोग के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में दिया गया है कि चक्रधर शब्द न दिए जाने के कारण बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। चक्रधर के लिए साम्यक समास विग्रह चक्र धारण किया है, जिसने अर्थात इस समास विग्रह में एक अन्य अर्थ निकल रहा है, विष्णु। अतः इस सम्यक समास विग्रह में बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान न होकर के अन्य पद यानी कि तीसरे पद प्रधान होता है, जैसे दशानन, लंबोदर, चतुर्भुज, ये तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि शब्द या वाक्य के सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो रात में घूमने वाला, तो रात को घूमने वाले को क्या कहते हैं? तो निशाचर कहा जाता है। रात को घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, निशाचर। रात को घूमने वाले को क्या कहते हैं? तो निशाचर कहते हैं। इसमें दिया गया है कि रात में घूमने वाले के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द निशाचर है। शेष उपयुक्त वाक्यांशों का निम्नवत है। तप करने वालों को क्या कहते हैं? तो तपस्वी कहते हैं। तपस्वी को तप करने वाला कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे क्या कहा जाता है? तो अचर कहा जाता है। भ्रमण करने योग्य तो क्या कहते हैं? भ्रमणीय कहते हैं। भ्रमण करने योग्य को भ्रमणीय कहते हैं। ये जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक शब्द दिए गए हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द को चुनिए। तो इसमें मुद्रा, मुद्रा का क्या अर्थ होगा? तो मुद्रा का अर्थ होता है रूप। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, मुद्रा का अर्थ होता है रूप। इसमें दिया गया है कि मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति आते हैं। भाग के अंतर्गत अनेक शब्द जो कि भाग्य, हिस्सा या विभाजन आता है। तो भाग के अंतर्गत क्या आता है? तो भाग्य आता है, हिस्सा आता है, विभाजन आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो सही कर्ता कारक को पहचाना है। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें सही कर्ता कारक क्या होगा? तो इसमें सही होगा ने, कर्ता ने। ऑप्शन इसका बी वाला राइट होगा। तो इसमें क्या होगा? कारक ने होगा।
तो मोहन ने हॉकी खेली, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, ने होगा इसमें कर्ता। इसमें दिया गया है कि रोहन ने हॉकी खेली, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने से जुड़ा हुआ है। हॉकी ये जो कि संज्ञा है, खेली ये क्रिया है। हॉकी संज्ञा है और खेली क्रिया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए विकल्प को पहचानना है। कर्ता का क्या अर्थ होता है, तो इसमें बताना है कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो जो कार्य करे उसे क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जो कार्य करे उसे कर्ता कहा जाता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कर्ता का अर्थ है जो कार्य करे। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं भेद। कारक दिया गया है और विभक्ति दिया गया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, जिसे हम लोग सह के अर्थ में भी जानते हैं, संप्रदान को के लिए, अपादान का मतलब होता है अलगाव, अपादान का मतलब होता है अपादान से अलगाव के अर्थ में आता है। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओह अजी इत्यादि ये सभी आते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो आज वर्षा होगी, तो आज वर्षा होगी इसमें कौन सा काल होगा, तो ये सामान्य भविष्य काल है। तो ये सामान्य भविष्य काल है कि आज वर्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सामान्य भविष्य काल है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि सामान्य भविष्य प्रयुक्त है जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार आने वाले समय में होना सूचक हो, उसे सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आज वर्षा होगी, तो होगी ये जो कि भविष्य का है। कल मैं हरिद्वार जाऊंगा ये भी भविष्य का है। फिर उसके बाद आता है सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हवा चलती है, बच्चा रोता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है संभव वर्तमान काल। तो संभाव वर्तमान काल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से संभावित कार्य होने सूचित हो या इसके अंतर्गत आने वाले संभावना हो, उसे संभव या वर्तमान काल कहते हैं। वह आया हो, उसने खाया हो, तो यह क्या है, तो संभावना होती है, जैसे संभावना व्यक्त किया जा रहा है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण को पहचानना है। तो इसमें दिया गया है कि सीता वाणी वीणा बजा रही है, तो सीता वीणा बजा रही है जो कि ये सही सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सीता वीणा बजा रही है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है। तो जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सकर्मक कहा जाता है। अतः शेष अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है। नौकर पानी भरता है, ये क्या है, सकर्मक है। फिर उसके बाद वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, तो सकर्मक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो सामग्री का सही पुल्लिंग क्या होगा, तो सामग्री का सही पुल्लिंग होगा सम्राट। सामग्री का सही पुल्लिंग क्या होगा, तो सम्राट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द सम्राट होता है और शेष इसमें क्या है, तो शेष इसमें स्त्रीलिंग है। तो आइए जानते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो रानी होता है। महाराजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? महारानी होता है। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बेगम होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो दिया गया है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है? तो व्यंजन कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विश्लेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें शक्ति का क्या होगा? तो इसका भी बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को भी निरस्त कर दिया गया था। आप देख सकते हैं ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको भी निरस्त कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हलंत का उपयोग किया जाता है। हलंत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, हलंत। इसमें दिया गया है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे च प्लस अ मिलकर के क्या बनता है? तो च बनता है। ये व्यंजन है। हलंत का मतलब होता है जैसे इस पे लिख करके ये जो लगाया जाता है इसी को हलंत कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो ये जो दिया है कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई का इसमें सर्वनाम क्या होगा, इसको आपको पहचानना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो कोई ये जो कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। तो यहाँ दिया गया है कि रेखांकित अंश के आधार पर यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे क्या कहते हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कुछ दे दिया जाए, तो कुछ दे दिया जाए तो इसका मतलब है कुछ में क्या दे दिया जाए कि कोई निश्चित नहीं है, तो कुछ दे दिया जाए तो कोई निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद आता है कोई आपसे मिलने आया है, तो ये भी निश्चित नहीं है कि कौन मिलने आया है, कोई दिया गया है। कुछ तो कहो, कुछ मतलब क्या कहें, तो कुछ तो कहो, इसमें कुछ का मतलब होता है कि कोई निश्चित नहीं है क्या कहना है उनको, तो इसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, प्रिय प्रवास है। इसमें कहा जा रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और रचनाकार के नाम दिए गए हैं, उनको जानते हैं। तो झरना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। प्रेम प्रलाप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अंधा युग ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणुका द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो फणीश्वर नाथ रेणुका के द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो मैला आंचल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मैला आंचल ये जो कि फणीश्वर नाथ
रेणुका के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और रचनाकार के नाम दिए गए हैं। तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन के रचनाकार हैं। मृगनयनी ये वृंदावनलाल वर्मा है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है, तो जो कि इसमें भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। इसमें भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। तो वैदेही वनवास ये जो कि मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। फिर उसके बाद अपितु अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि हरिऔध प्रबंध वाक्य ये राग गोविंद गीत गोविंद की टीका राग सोरठा के पद मीराबाई के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। गीत गोविंद की रचना अजय देव ने की है। तो इसको भी पुलिस भर्ती के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। आप देख सकते हैं ये 2019 का पेपर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये था हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अतः इनकी रचनाएं समर्पण युगचरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसमें सही प्रश्न का आंसर बताना है। तो आइए गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। तो गद्यांश में क्या कहा जा रहा है, पारखी डॉक्टर बोगल ने, तो इसमें कहा जा रहा है कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूरी है जो सैलानियों के मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्ती रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवाओं के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेला है और चंबा के लोग अमलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा के की पहाड़ियों को जो ही हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुले चले जाते हैं। प्राकृतिक अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बघेल ने इसे अचंभा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा होगा कि उसने एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की कलाएं, लोक कलाएं कली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली हैं। इन कलाप्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो तो या भित्ति चित्रकला हो या मूर्ति कला हो या काष्ठा कला, जितना प्रोत्साहन इसने चंबा से मिला शायद ही अन्य कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखने तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसे ही लगती है। तो
आइए क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें दिया गया है, ये अभी हम लोग जो गद्यांश पढ़े हैं तो इसी का आंसर आपको ढूंढ के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो कैसा मेल है, तो ये मन को हरने वाला मेल है, मन को हरने वाला मेल है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। दिया गया है चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का मनोहर यानी कि मन को हरने वाला मेल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कि डॉक्टर बघेल ने चंबा को अचंभा कब कहा। तो ये कहे थे अनुभव के बाद, अनुभव के बाद कहे थे चंबा को अचंभा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। डॉक्टर बघेल ने चंबा के सौंदर्य में आत्मसात करने के बाद चंबा कहा, अतः विकल्प सही न होने के कारण पुलिस भर्ती इसको भी, इस प्रश्न को भी निरस्त कर दिया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो चंबा को सौभाग्यशाली राजा के कारण कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। चंबा को उसके योग्य तथा गुणी राजतंत्र के कारण सौभाग्यशाली कहा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, कि चंबा किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है। तो ये कलम की शैली के द्वारा अपनी पहचान बनाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो इसमें क्या होगा, तो मंत्र मुग्ध होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, मंत्र मुग्ध होगा। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो भिखारिनी को देखकर पट देत बार बार, तो भिखारिनी को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, इसमें श्लेष अलंकार होगा। इसमें दिया गया है कि पद्यांश भिखारिनी को देख पट देत बार बार में संभग श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत संभग श्लेष में शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं। तो सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो लेकिन में कौन सा होगा, तो सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप से का सबसे अच्छा विकल्प है। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसमें बताना है कौन सा इसका विकल्प सबसे अच्छा है या सबसे सही है। तो ये होगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसमें राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सममात्रिक छंद कहा जाता है। इसमें दिया गया है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ प्रथम और तृतीय चरणों एवं द्वितीय व चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता होती है वहाँ अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जहाँ चरणों के वर्णों में संख्या और मात्राओं में असमानता होती है वहाँ विषम मात्रिक छंद उपयुक्त होता है। जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। जो कि ये यूपी पुलिस 2019 का पेपर है, आने वाले री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प होगा। तो घाट घाट का पानी का मुहावरा क्या होगा? तो बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी का मुहावरा होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बहुत अनुभवी होना। इसमें दिया गया है कि घाट घाट का पानी मुहावरे का सटीक अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी होना। प्यास बुझाने का अर्थ होता है कि इच्छा पूरी करना। खुशी मनाने का अर्थ होता है कि बहुत प्रसन्न होना। लज्जित होने का अर्थ होता है कि किसी काम में असफल होना। ये जो कि कुछ मुहावरे थे महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किसी भाव की उपस्थिति रहती है। तो वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है? तो करुण भाव की। जहाँ शोक रहता है वहाँ करुण भाव की उपस्थिति रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो राधा स्कूटी चला रही है। तो भाववाच्य इसमें क्या होगा? तो राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका भाववाच्य क्या होगा इसको बताना है। तो इसमें होगा कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है? तो उदाहरण चिन्ह का है तो पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। तो पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना ये जो कि चिन्ह का है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि इसका भी सही नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। तो शरीर का क्या अर्थ होगा? कलेवर। शरीर का क्या होता है? तो कलेवर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि कुछ शब्द और कुछ अर्थ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। विटप, विटप मतलब वृक्ष होता है। पद, पद मतलब सरस्वती। महिला मतलब स्त्री होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प का है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं। तो उपसर्ग ही और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है डैश होते हैं, तो किसका होता है? आइए जानते हैं किसका होगा। तो इसका भी आंसर सही नहीं है ऑप्शन में। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द सही नहीं है। शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या क्रमशः आगे या पीछे जुड़कर नए सार्थक अंक का निर्माण करते हैं। तो इसका भी बोर्ड परीक्षा के द्वारा निरस्त कर दिया गया था इस क्वेश्चन को भी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसमें कौन सा है कि जो प्रत्यय से नहीं बना है? तो परिचय ये जो कि प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि परिचय ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय में क्रमशः आ, नी तथा मैं प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मच्छिका का तद्भव क्या होगा? तो मच्छिका का तद्भव होता है मक्खी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। मच्छिका का तद्भव होता है मक्खी होता है। आइए कुछ तद्भव तत्सम दिए गए हैं। तो मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर। भौरा का तत्सम क्या होगा? भ्रमण। मेढक का तत्सम क्या होगा? मांडूक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत वाला विकल्प चुनिए। तो सन्यासी का क्या होगा? तो सन्यासी का गृहस्थ होता है। सन्यासी का गृहस्थ होता है। इसमें विलोम बताना था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। सन्यासी का विलोम क्या होता है? तो गृहस्थ होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बैरागी, बैरागी का क्या होगा? तो अनुरागी होता है। शिष्ट का क्या होता है? अवशिष्ट होता है। सुलभ का क्या होता है? तो दुर्लभ होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है।
तो नारिच्छा, नारिच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नारी धन इच्छा होता है। नारिच्छा का संधि विच्छेद नारी धन इच्छा होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। इसमें दिया गया है कि नारिच्छा का साम्यक संधि विच्छेद नारी धन इच्छा है। यह दीर्घ स्वर संधि है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत, नियत का क्या होगा? निश्चित। नियत का मतलब होता है निश्चित। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, नियत का होता है निश्चित। इसमें दिया गया है कि नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित है। फिर उसके बाद आता है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज ही देखने वाले हैं, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का पेपर है। ये भी सामान्य हिंदी व्याख्या सहित इसको हम लोग देखेंगे। ये जो कि कब का है? तो ये 2019 का है। ये सेकंड शिफ्ट का है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का पढ़ा है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।